हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू हेलो कंपटीशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दिस इज़ योर ओन शुभ्रदीप राउत फ्रॉम ट्रिपल आई टी रांची और मैं आ गया हूँ आपके काइनामेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेके, जिसमें हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भरपूर डिस्कशन करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा, जिसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कंसेप्ट विथ न्यूमेरिकल्स समझाया था और आपने होमवर्क के क्वेश्चन भी लगा लिए होंगे और अभी तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मास्टर बन चुके हो। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो बहुत लोग कहेंगे कि भैया आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्यों पढ़ा रहे हो? आप पहले स्पीड पूरा पढ़ा लो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, फिर वेलोसिटी पूरा पढ़ा लो। देखो, इसके दो कारण हैं। नंबर 1, क्योंकि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी क्वेश्चन में एक साथ एक ही क्वेश्चन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी नहीं पूछा जाता। लेकिन कैसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ही क्वेश्चन में स्पीड और वेलोसिटी या तो एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस दोनों एक साथ पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आज भी क्वेश्चन लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी एक साथ पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसका दूसरा कारण यह है कि जनरली एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनमें ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता है। कन्फ्यूजन कहाँ होता है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में, या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में। इसलिए मैं ये दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा, जिससे कि बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन में ये दोनों कंसेप्ट आ गए तो भी आप चुटकी बजाते ही उसका सोल्यूशन निकाल दोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एवरेज स्पीड के साथ। सो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम। एकदम सिंपल, कोई बेकार का ज्ञान नहीं, बेकार की थियरी नहीं। देखो, मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें बहुत टीचर्स, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भर भर के अजीबो गरीब इतनी रद्दी भर की थियरी पढ़ाई जाती है जिसका कोई यूज़ होता नहीं है। इसीलिए मैं आपको बस उतनी ही थियरी पढ़ाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। हाँ, एग्जाम का हर क्वेश्चन बन जाए, इसके लिए जितनी थियरी लगती है उतनी थियरी मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके अलावा बहुत ही आपके पास कोई मोटी किताब अगर होगी या फिर किसी कोचिंग का मॉड्यूल होगा, आप देखना भर भर के बहुत थियरी दी रहती है जिसका कोई काम आता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको थियरी तो पूछने वाला है नहीं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको थियरी को यूज़ करके न्यूमेरिकल आना चाहिए। और सारी थियरी न्यूमेरिकल में काम नहीं आती, कुछ कुछ थियरी ही है जितनी न्यूमेरिकल में काम आती है। और जितनी आपको चाहिए उसका पूरा थियरी आपको डिटेल में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? तो एवरेज स्पीड क्या होता है? इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम सिंपल, मतलब अगर सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज आपका नाम राजू है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से चल के आपके स्कूल पहुँच गए। वैसे अभी तो स्कूल बंद है, कुछ 1-2 सालों से काफ़ी जगह खुल भी रहे, तो हम आशा करते हैं कि आपके भी खुल जाए। और सपोज आपके घर आप जहाँ पे खड़े हो और आपके स्कूल के बीच का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और आपके स्कूल की छुट्टी हो गई, तो आप स्कूल से वापस चलते यहाँ पे आके आप इधर से इधर जा रहे हो, फिर यहाँ से इधर आ रहे हो, यहाँ पे आके हॉल्ट किए, और इतना सा डिस्टेंस है आपका 1 किलोमीटर। तो आपका नेट डिस्टेंस क्या हुआ? तो मैंने पिछले दिन ही आपको सिखाया था। यहाँ पे आपका नेट डिस्टेंस हो गया, इधर से जाते वक्त 2 किलोमीटर, इधर से आते वक्त 1 किलोमीटर, तो आपका 3 किलोमीटर। सपोज आपको ये करने में टाइम लग रहा है 1 घंटा, तो आपके एवरेज स्पीड क्या हो गया? आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर। टोटल कितना समय लगा? 1 घंटा। तो आपका 3 किलोमीटर पड़ा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई बेकार की इधर उधर की थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ जितनी थियरी आपको चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उतनी थियरी आपको पढ़ा रहा हूँ। और मेरी मानिए, इससे ज़्यादा थियरी की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? आपका ये है आपका फाइनल पोजीशन, ये है आपका इनिशियल पोजीशन, इतना से इतना हो गया आपका 2 किलोमीटर, इतना से इतना हो गया आपका 1 किलोमीटर। तो आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या है? ये भी है आपका 1 किलोमीटर। तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ? आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 किलोमीटर, तो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा 1 किलोमीटर। और टाइम तो आपको उतना ही लग रहा है, तो टाइम तो सेम ही रहेगा। तो आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ 1 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी अलग होती है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे इस सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर को फिर से देखें, मतलब काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर समझाया हुआ है। आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। एवरेज स्पीड क्या है? इट इज़ अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। तो इस सिनेरियो में सपोज अब राजू हो, आपके घर से स्कूल तक गए जो कि 2 किलोमीटर है, फिर स्कूल से आप 1 किलोमीटर चल के आ गए, तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ? दैट इज 3 किलोमीटर। तो आपका एवरेज स्पीड हुआ 3/1 = 3 किलोमीटर पर आवर। और आपका घर से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये टोटल 2 किलोमीटर है, आप 1 किलोमीटर चल के आ गए, तो आपके घर और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो कि लीस्ट डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर हुआ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 किलोमीटर। तो आपका एवरेज वेलोसिटी हुआ 1/1, दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। सो आपके कंपेटिटिव एग्जाम में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी ही थियरी चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कोई थियरी नहीं चाहिए। और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या नियम है। आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और मैं अभी क्वेश्चन को पढ़ूंगा। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप फिर वीडियो को चलाइए। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप आंसर देख लीजिए, और अगर आपसे सॉल्व ना हो पाया तो आप उसका सलूशन देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। The auditorium of a college is 40 feet wide and has a door at a corner. तो हमारे पास एक किसी कॉलेज का एक ऑडिटोरियम है। आप अपने स्कूल का ऑडिटोरियम भी इसको सोच सकते हैं। तो सपोज़ ये आपका ऑडिटोरियम है और इस ऑडिटोरियम के कॉर्नर में आपका दरवाज़ा है, और आपका जो ये ऑडिटोरियम है इसकी लेंथ है 40 फीट। A professor enters at 12 noon through the door and makes 10 rounds along the 40 feet wall back and forth during the period and finally leaves the auditorium at 12:50 p.m. through the same door. So यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल दे दिया गया है। तो आपके कोई एक प्रोफेसर है, आपके कोई एक टीचर महोदय है जो 12 बजे, सो स्टार्टिंग टाइम क्या है? 12 नून, यहाँ से एंटर करते हैं और इस कॉरिडोर के टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, मतलब एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं। ऐसे कितने राउंड लगाते हैं? टोटल 10 राउंड लगाते हैं। तो पता नहीं वो राउंड क्यों लगा रहे थे, हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा हमारे स्कूल कॉलेज में। शायद उनको कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा। तो जो भी हो, ये प्रोफेसर यहाँ से अंदर आते हैं
और इस जो इनका पूरा ऑडिटोरियम है 40 फीट का, इसके एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं, एक बार इधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं। तो कितने राउंड कवर किए उन्होंने? टोटल 10 राउंड कवर किए। तो और वो यहाँ से कब निकल गए? वो 12:50 को निकल गए। तो उन्होंने जो ये पूरी मेहनत एक्सरसाइज की इसके इधर इधर उधर चलने की, ये कितने समय में किया? सो जो टोटल टाइम है वो 12 बजे से 12:50 मतलब 50 मिनट का है। जो टोटल टाइम है वो 50 मिनट का है। सो तो हम एवरेज वेलोसिटी ही कवर कैलकुलेट करें या एवरेज स्पीड कैलकुलेट करें, दोनों में ही हमको टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। सो डिनोमिनेटर तो हमको मिल गया, दोनों में ही 50 मिनट होगा। अब हमको दो चीज़ निकालनी है। नंबर 1, हमको डिस्टेंस निकालना है कि इन शिक्षक महोदय ने कितना डिस्टेंस चला, और हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि यहाँ से जब वो घुसे और इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, फिर इधर गए, और जब बाहर यहाँ यहीं से निकल गए तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इनका डिस्टेंस कितना होगा? ये ऑडिटोरियम जो है इसकी लेंथ 40 फीट है और उन्होंने 10 राउंड लगाए। मतलब एक राउंड में क्या होता है, एक बार इधर के एक बार इधर है, मतलब एक राउंड में उन्होंने इस ऑडिटोरियम का जो पूरा लेंथ है उसको 2 बार ट्रेवल किया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक राउंड मतलब वो यहाँ से इधर गए फिर इधर से इधर आए, मतलब एक राउंड में इस पूरे लेंथ को 2 बार ट्रेवल किया। मतलब एक राउंड में कितना फीट ट्रेवल किया? 80 फीट ट्रेवल किया। सो और उन्होंने तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा, उन्होंने कितने राउंड ट्रेवल किए? 10 राउंड ट्रेवल किए। एक राउंड में कितना डिस्टेंस? 80 फीट। तो 10 राउंड में कितना डिस्टेंस होगा? 80 × 10 800 फीट। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं। ये जो शिक्षक महोदय हैं, आपके प्रोफेसर हैं, इस ऑडिटोरियम में घुस रहे हैं। घुस के इसके 10 राउंड ले रहे हैं। एक राउंड मतलब यहाँ से इस कॉर्नर में पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचे। तो इस एक राउंड में उन्हें ये लेंथ कितनी बार चलना पड़ रहा है? 2 बार चलना पड़ रहा है। तो वो एक राउंड में कितना फीट चल रहा है? ये 40 × 2 मतलब 80 फीट चल रहे हैं ये एक राउंड में। और टोटल कितने राउंड है? टोटल आपके 10 राउंड है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? आपका 80 × 10 800 फीट होगा। आपका टोटल टाइम कितना है? आपका टोटल टाइम 50 मिनट है। तो आपका एवरेज स्पीड क्या है? आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन आपका टोटल टाइम। सो ये कितना है? आपका टोटल डिस्टेंस है 800 फीट, आपका टोटल टाइम है 50 मिनट। सो आप ऊपर नीचे काट दीजिए, ये तो आपका प्रिय काम है। सो आपका एवरेज स्पीड आ रहा है 16 फीट पर मिनट। हम इसके यूनिट को फीट पर मिनट ही रख रहे हैं, बेकार में कन्वर्शन करके। हमको कंसेप्ट समझना था कि किस तरह एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। बेकार में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके अभी इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग, जो कि इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। सो ये जो प्रोफेसर हैं ये 12 बजे इस दरवाजे से घुस रहे हैं। मतलब ये जब चलना शुरू कर रहे हैं तब से इनका टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 बजे। सो वो यहाँ से चल के यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए। इस तरह पूरे 50 मिनट में इस पूरे ऑडिटोरियम को उन्होंने 10 राउंड लगाए और 50 मिनट के एंड में इसी पोजीशन से फिर निकल के चले गए। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब टाइम स्टार्ट हो रहा है तब वो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और जब टाइम ख़त्म हो रहा है तब भी 10 राउंड निकाल के वो यहीं से निकल के जा रहे हैं।
मतलब उनका जो इनिशियल पोजीशन था जब टाइम स्टार्ट हुआ वो यही था, उनका जो फाइनल पोजीशन था जब टाइम ख़त्म हुआ 50 मिनट के बाद वो यहीं पे आके उनका 10वां राउंड कंप्लीट करके दरवाजे से निकल गए। तो उनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, क्योंकि उन्होंने चलना भी यहीं से शुरू किया और ख़त्म भी यहीं से किया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 हुआ। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसके पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हुआ, आपका टोटल टाइम तो यही है, तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी हुआ वो क्या था? क्या था? अरे बोलो भाई। अच्छा आप तो बोल ही नहीं सकते, क्या करें भाई। वो था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। टोटल टाइम क्या था? 50। तो ये भी 0 ही आ रहा है। सो आई होप आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिए, और अगर कोई ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। सो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। सो अगला सवाल जो है आपका वो है, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर and 8 kilometer per hour for the next 1 kilometer. What is the average speed for the walk of 2 kilometer? So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टाइप है। मतलब पूरे देश भर में, पूरे इंडिया में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी तरह तरह के स्टेट वाइज, नेशनल वाइज कम्पिटिटिव एग्जाम्स आज तक हुए हैं, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी ना कभी आया है। हाँ, मेनली वैल्यूज़ बदल दिए गए थे, इसको 6 की जगह 8 कर दिया, इसको 8 की जगह 4 कर दिया, कभी इसको U1 बोल दिया, इसको U2 बोल दिया। सो इस तरह वैल्यूज़ तो बदल सकते ही हैं, मगर ये टाइप बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ना कभी आया है। तो इसको अब हम करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको आपके होमवर्क में भी दिए हैं, तो वो तो आपको करना ही है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अच्छा, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन को करूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप वीडियो को चला के इसका सलूशन देख लीजिए। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया तो पहले कर लीजिए, उसके बाद ही सलूशन देखिए। तो चलते हैं इसके सलूशन पर। सो क्या लिखा है? अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड of 6 kilometer per hour for 1 kilometer and 8 kilometer per hour for next 1 kilometer. So एक आदमी है बबलू। अगर आप में से किसी का नाम बबलू हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बबलू। वो अच्छा, अब लड़कियां बड़ी गुस्से होने वाली है कि भैया आप हमेशा लड़कों के ही नाम लेते हैं। कोई बात नहीं, अगली क्लास में बबीता भी ले लेंगे। सो जो ये आदमी है बबलू, ये पहला 1 किलोमीटर कितनी रफ्तार से चला? 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। और उसके सामने का 1 किलोमीटर कितनी रफ्तार से चला? अच्छा सॉरी, थोड़ा सा गलती है। ये जो पहला फर्स्ट किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, 6 किलोमीटर पर आवर। और जो आगे का 1 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। So a man walks at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर for 1 किलोमीटर। ये पहला किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और ये अगला किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। सो अब आपको बोलना है कि उसके एवरेज स्पीड क्या हुआ। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स के सवाल करने के लिए फॉर्मूला हमेशा लिखिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं जो सवाल में इंक्लूडेड होता है, आपको दिख जाता है कि इस सवाल को करने के लिए आपको यहाँ से कौन सी चीज़ जो छिपी है उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
और एक और चीज़, फिजिक्स के सवाल करने के समय डायग्राम ड्रॉ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं किया होता और मैं ऐसे मन में ही बोल रहा हूँ कि अच्छा फर्स्ट किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, पूरा जो चीज़ हो रहा है क्वेश्चन में वो आपके सामने पिक्टोरियल फॉर्म में आ गया है। अब आपको क्वेश्चन को समझ के उसको रिलेट करके उस क्वेश्चन जो मांग रहा है वो वैल्यू को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी कुछ टिप्स से आप याद रखिए। फिजिक्स के सवाल बनाते समय डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला को लिख लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो हमें एवरेज स्पीड ढूंढना है, तो क्या हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है? हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2 किलोमीटर, और हम निकाल भी सकते हैं कि पहला 1 किलोमीटर चला फिर 1 किलोमीटर चला, तो ये तो 2 किलोमीटर हुआ। हमें निकालना क्या है? हमें टोटल टाइम निकालना है। अच्छा, सो जब ये व्यक्ति बबलू, नाम तो हमने लिखा ही नहीं, नामकरण करना तो बहुत ज़रूरी है। जब ये बबलू यहाँ से यहाँ चला, कितने स्पीड से चला? 6 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस चला है? 1 किलोमीटर। तो क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? हमें पता है कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो जो टाइम होगा वो क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होगा? क्यों नहीं भाई, ज़रूर होगा। सो वो ये जो बबलू है वो यहाँ से यहाँ जिस टाइम में चल के आ रहा है हम उसे t1 ले रहे हैं, और यहाँ से यहाँ जिस टाइम में चल के आ रहा है वो हम उसे t2 ले रहे हैं। सो t1 कितना होगा? यहाँ से यहाँ चल के आया, डिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर। स्पीड कितना हुआ? 6 किलोमीटर पर आवर। सो 1/6 आवर। अच्छा, t2 कितना हुआ? यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस चला? 1 किलोमीटर। और कितने स्पीड से चला? 8 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपका नेट टाइम कितना हुआ? 1/8 आवर। सो आपका टोटल टाइम कितना हुआ? यहाँ से यहाँ इसको चलने में लगा 1/6 आवर, यहाँ से यहाँ इसको चलने में लगा 1/8 आवर। तो आपका टोटल टाइम हुआ 1/6 प्लस 1/8। तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यहाँ 24 आने वाला है, यहाँ आपका 4 + 3 आपका 7/24 आवर आने वाला है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये आपका स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो आपका टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस सवाल में हमको एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमको दिया गया है, हमको टोटल टाइम निकालना है। तो वो ये बबलू यहाँ से यहाँ अलग स्पीड से चल रहा है, यहाँ से यहाँ अलग स्पीड से चल रहा है। सो हम इसको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड करके तो हम इसका टाइम नहीं निकाल सकते। सो हमें यहाँ से यहाँ का टाइम पहले निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकालना है। सो यहाँ से यहाँ के टाइम को t1 पकड़ा तो डिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर। स्पीड कितना हुआ? 6 किलोमीटर। तो ये आया 1/6 आवर। और यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस लिखा 1 किलोमीटर, स्पीड लिखा 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आया? 1/8 आवर। अब ये टाइम प्लस ये टाइम हो गया आपका टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? 1/6 + 1/8 = 7/24 आवर। अगर अब भी आपको वीडियो में क्वेश्चन समझने में थोड़ा डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में जाके अपना डाउट ज़रूर लिखिए। तो अब हम निकालने वाले हैं हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? आपका जो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर, अपॉन आपका टोटल टाइम हम कितना निकालें? 7/24 किलोमीटर। सो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 24 ऊपर चला जाएगा, 2 × 24/7। सो ये हो जाएगा आपका 48/7। सो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर पर आवर के नज़दीक आएगा। आप अच्छे से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, लेकिन आपका ये अप्रॉक्स 17 किलोमीटर पर आवर आएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा हाँ, सॉरी, ये आपका 17 नहीं होगा, ये तो आपका 7 किलोमीटर पर आवर होगा। अच्छा हाँ, छोटी सी मिस्टेक है बच्चों,
ये आपका 48/7 आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर होता है, ये 17 नहीं होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर पर आवर है। सो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। देखिए क्वेश्चन तो मैं आपको इतने करवाने वाला हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए भूलना मुश्किल हो जाएगा। मतलब ऐसे तो आप भूलोगे ही नहीं, आप अगर कोशिश भी करने वाले हो कि चलो अब काफ़ी दिन हो गए, हमारे जेई के समय चले गए, नीट के समय चले गए, चलो हम भूल जाते हैं, तब भी आपके लिए भूलना मुश्किल हो जाएगा। हम आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अ मोटर कार इज गोइंग नॉर्थ at a speed of 50 km per hour. It makes a 90-degree turn left without changing the speed. The change in velocity of the car is about. So आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कितनों का सॉल्व होता है। सो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आप वीडियो को चला के इसका सोल्यूशन देखिए। सो आई होप अब तक आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन पे। जिन लोगों ने इनमें से नन टिक किया है वो 2 बार ताली बजाइए, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। जिन लोगों ने इसका आंसर 50√2 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट किया है वो लोग भी एक बार ताली बजा लीजिए, क्योंकि आपका आंसर भी गलत है। तो भैया इसका आंसर क्या है, चलो देखते हैं। सो क्या दिया गया है, एक मोटर कार है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो यहाँ पे हम एक मोटर कार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक मोटर कार है। डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको पिछले दिन भी कहा था, फिजिक्स में बहुत काम आने वाली है, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये एक मोटर कार है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, इट मेक्स अ 90 डिग्री टर्न लेफ्ट। ये 90 डिग्री घूम गया। कितना एंगल है, 90 डिग्री घूम गया विदाउट चेंजिंग स्पीड। अब स्पीड नहीं चेंज किया मतलब क्या है, इसका जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका डायरेक्शन बदल रहा है। क्योंकि वेलोसिटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपका स्पीड, दूसरा आपका एक आपका मैग्नीट्यूड, दूसरा आपका डायरेक्शन। तो स्पीड चेंज नहीं होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ये जो मुड़ रहा है अभी भी इसका स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी बदल गई। सो जब ये यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा था, क्या हम कह सकते हैं कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है। अच्छा, अब मैंने कोर्स के स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। सो अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, आपको वेक्टर के ऊपर डिटेल वीडियो दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जब भी इधर से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा था तो इसका जो हम इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो हम इसको v इनिशियल वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, जब भी इधर से मुड़ के अपने वेस्ट की ओर जा रहा है तब हम इसको वेलोसिटी का फाइनल वेक्टर लिख सकते हैं। तो हमको कहा गया है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो। सो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है वो होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। मतलब इतना समझ लीजिए कि किसी भी क्वांटिटी का चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। सो इसका फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है, तो हम इसका फाइनल v फाइनल कंसिडर कर सकते हैं। इसके इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, ये था, तो हम इसको v इनिशियल वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। सो v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब आती है थोड़ी वेक्टर्स के ऊपर चर्चा। तो वेक्टर्स में अच्छा, आपको छोटे मोटे कुछ ज्ञान तो चलो अभी दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, साइड में लिखते हैं, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन बोल के कुछ होता नहीं है। आई रिपीट, वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन बोल के कुछ होता नहीं है।
वेक्टर्स में आप दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो लेकिन यहाँ भैया यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। सो सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो v फाइनल है एक मिनट का वीडियो थोड़ा बफर कर रहा है। हाँ क्लियर हो गया। सो यहाँ पे जो आपका v फाइनल है, हाँ क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर। मतलब अगर तो क्या इसका मतलब और इसका मतलब सेम हुआ? बिल्कुल। सो अगर हम v फाइनल वेक्टर में माइनस v इनिशियल वेक्टर को जोड़ दें तो इसका मतलब सेम ही हुआ। अब भैया ये क्या बोल रहे हो, v फाइनल में माइनस v को जोड़ दें मतलब क्या हुआ? आपका ये था vi वेक्टर। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, वेक्टर को जब ऐड करते हैं, जब आप दो वेक्टर का ऐड सम निकाल रहे हो तब दोनों वेक्टर्स को आप उनके या तो आप हेड से हेड जोड़ दो या फिर जो बेस्ट है आप दोनों के टेल को जोड़ दो। आई रिपीट, जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो आपके लिए नेसेसरी है कि आप दोनों वेक्टर्स के टेल जोड़ दो। और आपको तो पता ही है कि आप किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन बदले हुए या मैग्नीट्यूड बदले हुए इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। मतलब अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा नीचे आके यहाँ पे रख देता हूँ तो इसका मतलब नहीं बदलेगा क्योंकि मैंने इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 50 किलोमीटर पर आवर ही रखा है और इसका डायरेक्शन भी ये रखा है। तो वेक्टर्स के बारे में छोटी छोटी कुछ नॉलेज है, आई होप आपको पता होगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वेक्टर के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आपको ज़रूर दिया जाएगा। सो ये आपका v इनिशियल वेक्टर है, ये आपका v फाइनल वेक्टर है। अब हमें v फाइनल के साथ माइनस v इनिशियल जोड़ना है। सो अगर आपके वेक्टर में अगर आप माइनस साइन लगा दोगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। मतलब अगर ये आपका v इनिशियल वेक्टर है तो आपका v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। सो मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका v इनिशियल वेक्टर है, ये आपका v फाइनल वेक्टर है। वेक्टर को आप उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल के आप कहीं से भी उठा के कहीं भी आके रख लो, उसका मतलब नहीं बदलता है। मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड मत बदलो, आप इसका डायरेक्शन मत बदलो, और आप उसको उठा के अगर यहाँ पे रख दोगे उसका मतलब नहीं बदलेगा। लेकिन वेक्टर एडिशन का ये नियम है कि आपको दोनों वेक्टर को या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर दोनों वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन करने पड़ेंगे। सो ये आपका v फाइनल वेक्टर है और ये आपका v इनिशियल वेक्टर है, और आपको v फाइनल के साथ माइनस v इनिशियल वेक्टर को ऐड करना है। तो अगर ये आपका v इनिशियल वेक्टर है, ये आपका माइनस v इनिशियल वेक्टर हुआ। सो इन दोनों का, अच्छा अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री। इन दोनों के, क्योंकि आप इसका डायरेक्शन नहीं बदल रहे हो, सो आप अगर इस डायरेक्शन में यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे, इसका पैरेलल जो वेक्टर होगा तो वो भी तो इसके साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। सो अभी भी इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मतलब इसके और इसके बीच में भी एंगल आपका 90 डिग्री ही होने वाला है। अब जो मैं आपको बताने वाला था, एक सुपर ट्रिक है, ये आपका महा ट्रिक बोल लो, सुपर ट्रिक बोल लो, जो भी है। When two vectors A and B have an angle of 90 degree between them, the magnitude of the resultant vector r is, सपोज ये आपका r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा आपके a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस आपके बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका तो इस वी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था आपका 50 किलोमीटर पर आवर था, का मैग्नीट्यूड 50 हुआ। वी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी आपका 50 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 50 हुआ। और माइनस वी आई का मतलब कितना होगा, ये आपका -50 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड में तो आप सिर्फ साइन नहीं लेते हो, आप सिर्फ इसका वैल्यू लेते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 50 होगा। तो आप इस तरीके से ये निकाल सकते हो। ये आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कहाँ से निकलेगा, वो कुछ ऐसा निकलेगा। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अगर मैं इसको आर वेक्टर ले रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर इक्वल्स टू वी एफ वेक्टर प्लस माइनस वी आई वेक्टर। ये आर वेक्टर कुछ नहीं, आपका चेंज इन वेलोसिटी ही है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही मैंने वी एफ माइनस वी आई बोला था, और मैं इस चेंज इन वेलोसिटी को ही आर वेक्टर करके रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको डायरेक्शन तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है आपका साउथ वेस्ट। जिन लोगों ने नन लिखा था या नॉर्थ वेस्ट लिखा था आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आपका गलत हुआ है। इसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट है, तो आपको तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा इसका सही ऑप्शन तो यही होगा, सही ऑप्शन यही होगा। लेकिन अब मैग्नीट्यूड भी निकाल के एक बार देख लेते हैं कि क्या 50√2 ही आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, क्योंकि आपके पास नन ऑप्शन है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ और आया तो नन ऑप्शन ही आंसर होगा। देख लेते हैं एक बार। इसका जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो आपका वी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब 50 का स्क्वायर प्लस माइनस वी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब -50 का स्क्वायर, जो आपको देगा 2500 प्लस 2500 विच इज़ इक्वल टू 5000। और इसको जब आप निकालोगे ये आपका 50√2 ही आएगा। तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो 50√2 किलोमीटर पर आवर होगा टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो, अच्छा ये थोड़ा वीडियो नीचे से कट गया, ये आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा 50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, तो 2500 प्लस 2500 इक्वल्स टू √5000 इक्वल्स टू 50√2। इसका जो आंसर होगा वो 50√2 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड साउथ वेस्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर थोड़ा सी दिक्कत हुई क्वेश्चन को समझने में, आप वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और ये क्वेश्चन फिर से देखिए। अगर तब भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन को तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। और अगर आपको वेक्टर्स में दिक्कत आ रही है कि भैया नहीं मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है क्या रिजल्टेंट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वेक्टर्स का डिटेल वीडियो ज़रूर दिया जाएगा। आई होप आपको आज के लेक्चर में सब समझ में आया होगा। और ये जो आज के नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसी के साथ आपको आज का होमवर्क भी दिया जाएगा जिसको करना, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो होमवर्क करना कंपलसरी है। आप जाके इसमें 5 से 6 सवाल ही दिए होंगे, आप होमवर्क कीजिए। और होमवर्क में आपका आंसर्स भी दिए हुए हैं होमवर्क क्वेश्चंस के। अगर आपको फिर भी वहाँ पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आके कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगले वीडियो में मैं आपके डाउट को ज़रूर ले लूँगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये मेरा 3rd वीडियो है इस चैनल पे, और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। टिल देन पढ़ाई करते रहें, कीप स्टडिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।